दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा प्राकृतिक / जैविक कृषि की। देश में वर्तमान में किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर के ये विषय चल रहा है कि भाई किसानों को जैविक कृषि की ओर ले चलते हैं। मैं करीब पिछले 20 सालों से जैविक और प्राकृतिक कृषि पर काम कर रहा हूँ और मुझे बड़ी हंसी आती है कि इस विषय को लोग बहुत हल्के में लेते हैं। और जैविक कृषि के बारे में जब भी किसानों को कोई बताता है तो एक ही चीज़ बताता है कि भाई आमदनी बढ़ानी हो तो जैविक खेती शुरू करो और पंजीकरण करा लो, क्योंकि जैविक उत्पाद का बाजार में मूल्य अधिक मिलता है। हमारे बहुत से परिचित किसानों ने जैविक खेती स्टार्ट की, साल 2 साल जैविक खेती की यानी रसायन छोड़ दिया और फिर बंद कर दिया, फिर रासायनिक खेती पर उतर आए। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले सचान साहब हमको बताया गया था कि जैविक उत्पाद जो है बाजार में अधिक कीमत पर मिलता है, लेकिन हमको इसका कोई खरीदार मिला नहीं। आज की तारीख में जैविक कृषि के नाम पर जो हो रहा है उस पर मैं बहुत प्रकाश नहीं डालूंगा। हमारे देश की नीतियां, कृषि वैज्ञानिक, कृषि अधिकारी भी जब किसान को जैविक कृषि की बात बताते हैं तो जैविक कृषि में सीधा सीधा एक इशू आता है कि जैविक कृषि का जो उपज है उसका बाजार में मूल्य अधिक मिलता है। आज का जो विषय है मेरा वो ये है कि जो लोग जैविक कृषि को प्रमोट कर रहे हैं, देश के जो किसान जैविक कृषि करना चाहते हैं, उन्हें जैविक कृषि की हकीकत को समझना पड़ेगा कि जैविक कृषि है क्या और जैविक कृषि करनी क्यों है, जैविक कृषि के आयाम क्या हैं और जैविक कृषि के फायदे क्या हैं। मैं कई बार आपने मेरी कृषि के संबंध में कई वीडियो आपने सुनी होंगी। मैं एक ही चीज कहता हूं, कृषि दर्शन शास्त्र का विषय है। कृषि विशुद्ध रूप से दर्शन शास्त्र का विषय है, अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, विज्ञान का विषय नहीं है। और जब तक हमारे पूर्वजों ने कृषि को दर्शन शास्त्र का विषय माना, तब तक गांव खुशहाल थे, लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी, कहीं बेरोजगारी की कोई समस्या नहीं थी और प्रकृति का वैभव सजा हुआ था। किंतु चलिए, अब जब जैविक कृषि की बात आती है और ये कहा जाता है किसानों को कि भाई किसान लोग रासायनिक उर्वरकों से थोड़ा सा पीछे हटें, फसल सुरक्षा रसायनों का प्रयोग करना बंद करें, तो देश में एक लॉबी है जिनकी पूरी रोजी रोटी रसायनों पर आधारित है और इसमें बहुत से लोग शामिल हैं। यानी कि रसायनों के उत्पादनकर्ता भी शामिल हैं, रसायनों को बेचने वाले भी शामिल हैं और इन दोनों के बिजनेस के बीच में कुछ मीडिएटर हैं वो भी शामिल हैं। तो वो क्या कहते हैं, मैं किसान भाइयों से इसलिए कह रहा हूं जरा ध्यान से समझना, और अधिकारी और बुद्धिजीवी तबका भी। जैविक कृषि के बारे में जब भी कोई नीति निर्माता अच्छी सी बात करता है तो ये लोग बीच में आकर के खड़े होते हैं और क्या कहते हैं कि साहब वो तो आपकी बात सही है, लेकिन 1950 में देश में केवल 50 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन होता था। साहब देश भूखों मरता था। और साहब ये तो
रासायनिक और मैकेनाइज्ड कृषि का ही परिणाम है कि आज 2022 में देश का खाद्यान्न उत्पादन 270 मिलियन टन हो गया है। अब ये बात सबको एकदम से दिमाग में उतर जाती है, अरे बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 1950 में 50 मिलियन टन होता था और रासायनिक और फसल सुरक्षा रसायन और सिंचाई के साधन और मैकेनाइज्ड कृषि और उन्नतशील बीज, इन सब की परिश्रम, मेहनत और इन सब का परिणाम ये हुआ कि आज हमारे पास 270 मिलियन टन खाद्यान्न है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं ये कहता हूँ कि हम अपने देश की कृषि को 1950 से क्यों शुरू करते हैं, हम ये वाला डाटा यहाँ से क्यों शुरू करते हैं। हम 1100 वर्ष पूर्व 1100, 1200, 2000 वर्ष पूर्व भारत की समृद्ध कृषि संस्कृति की चर्चा क्यों नहीं करते। सभी लोग जानते हैं कि ये देश 1000 साल गुलाम रहा, और गुलामी के पीरियड में आपको मालूम है कि लोग क्या करते हैं, गुलाम जनता क्या करती है, केवल अपने आप भरण पोषण की बात करती है, 2 वक्त की रोटी मिल जाए कहानी खत्म। तो हम डाटा उठाते हैं 1950 का, मैं कहता हूं 1100-1200 वर्ष पहले का डाटा उठाइए और भारतवर्ष की प्राचीन कृषि का अध्ययन करिए तो पाएंगे कि देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये पुरोहित राष्ट्र था, इसने दुनिया को ज्ञान दिया, दुनिया को दौलत दी, दुनिया को सभ्यता संस्कृति हमारे देश ने सिखाई। तो ये अपने आप में हास्यास्पद है, एक चोरी है, डकैती है कि हम कृषि की जैसी बात आती तो 1950 का डाटा लेकर के चलते हैं। चलिए कोई बात नहीं। जैविक कृषि के नाम पर पहले तो मैं आपको दर्शकों को बताऊं और जैविक कृषि को प्रमोट करने वाले लोगों को बताऊं, और जो लोग जैविक कृषि की वकालत करने वाले हैं उनको भी ज़रा समझना चाहिए। हमारे देश में जब हम किसान के बीच में जाते हैं और साहब रासायनिक कृषि से ऊब चुके हैं और कुछ अलग करना चाहते हैं, तो नाम देखिए, कुछ लोग इसको जैविक कृषि का नाम देते हैं कि भाई जैविक कृषि करिए। कुछ लोग प्राकृतिक कृषि कहते हैं कि प्राकृतिक कृषि की ओर चलिए। कुछ लोग कहते हैं परंपरागत कृषि की ओर चलिए। इसी को कुछ लोगों ने नाम दिया जीरो बजट खेती करिए, और अभी एक लेटेस्ट नाम आया भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति करिए। कोई कहता है वैदिक कृषि करिए, कोई कहता है ऋषि कृषि करिए। अब किसान तो कंफ्यूज है। जब इंटरनेट में वो रसायन आधारित कृषि के अतिरिक्त कोई कृषि खोजता है तो उसको नाम पढ़ने को मिलते हैं जैविक कृषि, परंपरागत कृषि, प्राकृतिक कृषि, सनातन कृषि, वैदिक कृषि, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, जीरो बजट फार्मिंग। वो आम आदमी कंफ्यूज होता है कि ये क्या है, मतलब इनमें से भी फिर वो खोजता है इनमें से कौन सही है। तो बुद्धिजीवियों से, देश की नीतियों से, वैज्ञानिकों से निवेदन है, पहले ये तय कर लें कि रसायन अभी जो खेती कर रहे हैं अगर उसको चेंज करना है तो चेंज की हुई खेती का नाम क्या रखा जाए। तो मैं तो जहाँ तक समझता हूँ कि अगर इसको हम प्राकृतिक कृषि का नाम देंगे तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि खेती का संपूर्ण दारोमदार प्रकृति की व्यवस्था पर निर्भर है। नंबर 1 कि हम वर्तमान की कृषि को अगर चेंज करना चाहते हैं तो हम कौन सा नाम रखें ये मुझे तय करना पड़ेगा। तो मेरा जहाँ तक मानना है ये जो प्राकृतिक कृषि है ये नाम सबसे उचित रहेगा। और ये मैं उचित नहीं कहता हूँ, कोई भी नाम रख लो लेकिन एक नाम रख लो। देश के वैज्ञानिकों को, नीति निर्माताओं को चाहिए कि एक नाम लेके आगे बढ़ें। दूसरी चीज़ मैंने बोला कि जैविक कृषि का जब किसी को सपना दिखाया जाता है तो कहा जाता है कि जैविक कृषि का उपज का जो मूल्य है वो बाजार में अधिक मिलेगा। मैं कहता हूं कि कोई माई का लाल, कोई ऐसी संस्था नहीं है जो जैविक कृषि
कि उपज किसान से अधिक कीमत पर खरीदे। हाँ, ये जरूर है जैविक कृषि के नाम पर बाजार में लोग बहुत महंगी महंगी चीज़ें बेच रहे हैं, उनकी अपनी एक आर्ट है। वो जैविक खेती ना करते हैं, ना जैविक कृषि जानते हैं, पंजीकरण करा रखा है और वो पंजीकरण के नाम पर अपना जैविक उत्पाद बेच रहे हैं। मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूँ। मुद्दा ये है कि जैविक कृषि करनी क्यों है, आखिर जरूरत क्या है। तो जरूरत मैं बताता हूँ कि पिछले अभी 60 साल हुए हैं रासायनिक और मैकेनाइज्ड फार्मिंग को। वर्तमान में हम रासायनिक और मैकेनाइज्ड फार्मिंग कर रहे हैं और रासायनिक और मैकेनाइज्ड फार्मिंग के ही परिणाम थे कि 1950 में हमारे देश का खाद्यान्न उत्पादन 50 मिलियन टन था और आज देश का खाद्यान्न उत्पादन 270 मिलियन टन के लगभग है। कोई संदेह नहीं कि समय की मांग थी। 1960 के बाद जब मैंने हरित क्रांति शुरू की तो मरता क्या ना करता, मुझे खाद्यान्न की ज़रूरत थी, तो मैंने अपने हिसाब से रासायनिक और मैकेनाइज्ड फार्मिंग प्रारंभ की और 1990 के दशक में हम आत्मनिर्भर हो गए और 1990 के बाद से ये मैकेनाइज्ड और रासायनिक फार्मिंग के जो दुष्परिणाम थे वो मेरे सामने आने लगे। वो क्या परिणाम थे कि भूमि की उर्वरता, सबसे पहले दुष्परिणाम यह आया कि भूमि की उर्वरता बिगड़ने लगी क्योंकि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हुआ। फिर नकदी फसलों का लालच आया और भूगर्भ जल स्तर नीचे जाने लगा। फिर मैकेनाइज, क्योंकि ट्रैक्टर का जैसे ही प्रचलन बढ़ा तो भूमि के भौतिक गुणों में कमी आई। फिर फसल सुरक्षा रसायन जब आए तो बायोडाइवर्सिटी यानी हमारे देश की जो जैव विविधता थी वो कमज़ोर होने लगी। और इसको मैं क्लियर कर दूं, बायोडाइवर्सिटी क्या है। किसी ज़माने में हमारे गांव में, खेत में, खलिहान में मेंढक, नाना प्रकार की चिड़ियाँ, तितलियाँ, मधुमक्खियाँ और खेत में केंचुआ और खेत में लाभदायक सूक्ष्म जीव गोबर के गड्ढे में जहाँ गोबर का निस्तारण करते थे, गोबर डिकम्पोज होता था। आज वो डिकम्पोज नहीं होता। हुआ क्या कि ये फसल सुरक्षा रसायनों का इतना अधिक प्रयोग हुआ कि जमीन में, पानी में, पेड़ों में रहने वाले थलचर, जलचर, नभचर की अनेकानेक प्रजातियां विलुप्त हो गई, नष्ट हो गई। और इसको वैज्ञानिक भाषा में समझाते हैं। जरा वैज्ञानिक क्या कहते हैं। वैज्ञानिक लोग खेतों में जैविक उर्वरकों के प्रयोग की बात करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जैविक उर्वरकों के प्रयोग की बात कहां से आई। यानी मैं ये मानता हूं कि जमीन में लाभदायक सूक्ष्म जीव नष्ट हुए हैं, तभी तो मैं जैविक उर्वरक डालने की बात करता हूं। तो हम लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि ये लाभदायक सूक्ष्म जीव नष्ट क्यों हुए। एक और उदाहरण, केंचुए को मैं मित्र कहता हूं। आज की तारीख में देश के कृषि योग्य भूमियों में केंचुआ नहीं है और देश वर्मी कंपोस्ट को लेकर आगे बढ़ रहा है। मुद्दा फिर वही आया कि एक खेत में, 1 एकड़ जमीन में लाखों की तादाद में केंचुआ हुआ करते थे और खेत में जो फसल के अवशेष छूट जाते थे उनको डिकम्पोज करते थे और ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते थे। हमने क्लोरोपाइरीफास डलवाई, केंचुओं को मरवाया और अब नाटक कर रहे हैं गुड्डे गुड़िया का खेल कि भाई वर्मी कंपोस्ट बनाइए। मुद्दा ये है। तो देखिए कि जैविक कृषि या परंपरागत कृषि करनी क्यों है। लालच में नहीं करनी। जैविक और परंपरागत कृषि इसलिए करनी है
कि आज आपने सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग का संकट है, यानी तापमान बढ़ रहा है। तापमान क्यों बढ़ रहा है? कोई सूरज ने तीसरी आंख नहीं खोली है। तापमान इसलिए बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। पहले गांव में जलाशय थे, हरे भरे जंगल थे, सूर्य की बहुत सारी ऊष्मा को पानी में एब्जॉर्ब हो जाती थी, पौधे उससे कार्बोहाइड्रेट बना देते थे, जमीन में नाना प्रकार की लाभदायक सूक्ष्म जीव थे जो बफरिंग का काम करते थे और सॉइल मेरी टेम्परेट नहीं हो पाती थी। लेकिन हमने इस मैकेनाइज्ड और रासायनिक कृषि के युग में सॉइल के जैविक गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, भूमि के पूरे स्वरूप को बदल दिया और खराब कर दिया। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग है। यही मुद्दा सेम जलवायु परिवर्तन का है। असमय जलवायु बदल जा रही है और बहुत बड़ा चैलेंज है खेती के क्षेत्र में कि अगर जलवायु परिवर्तन को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में बड़ी दिक्कतें होंगी। तो जब मैं प्राकृतिक खेती की बात करता हूँ तो बात यहाँ से ना शुरू करूँ कि जैविक कृषि का अनाज या फल सब्जी अधिक कीमत पर बिकती है, क्योंकि इस लालच से किसान खेती करेगा और जब उसकी अधिक कीमत पर नहीं बिकेगी तो पीछे लौट जाएगा। जैविक कृषि इसलिए करनी है कि हमको ग्लोबल वार्मिंग के संकट से बचना है, जलवायु परिवर्तन के खतरों से बचना है, भूमि की उर्वरता को बढ़ाना है, भूगर्भ जल दोहन को रोकना है, भोजन की शुद्धता को ठीक करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जितने भी प्रकार के रसायन डालते हैं, चाहे रासायनिक उर्वरक हो या फसल सुरक्षा रसायन हो, अंततोगत्वा वो भोजन पानी हवा के साथ मिलते हैं। और मेरे जीवन का, चूंकि जिंदगी का नियम है कि 2 वक्त भोजन चाहिए और 20 बार पीने का पानी चाहिए और 21,000 बार हमको दिन में श्वास लेनी। तो ये सारे जहरीले रसायन भोजन पानी हवा के माध्यम से हमारे शरीर में जाते हैं और मानव स्वास्थ्य खराब होता है। आप अस्पताल में जा कर के देख लीजिए, दया आती है, तरस आता है कि कितने लोग लाचार और बीमार हैं, और इसका कारण ये रासायनिक और मैकेनाइज्ड कृषि है। एक विषय और है देश में बेरोजगारी का। मेरी उम्र 56 साल है। मुझे याद है 40 साल पहले मेरे अपने गांव में बेरोजगारी का कोई विषय था ही नहीं। और आप उठा के देख लीजिए डाटा कि ठीक 40-50 साल पहले इस देश में कोई भी बेरोजगार नहीं था। कारण क्या था कि जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन थी, जिसकी जैसी सामर्थ्य थी, वो उसको गांव में रोजगार मिल जाता था। जैसे उदाहरण के तौर पर गांव में 20% 15% आबादी एक ऐसी हर गांव में है जिसके पास जमीन नहीं है। तो उस समय बैल से खेती होती थी। ये जो शब्द है ना, जीरो बजट, वास्तव में आज के 50 साल पहले जीरो बजट की खेती होती थी। और जीरो बजट था क्या? मेरे घर में बैल है, गांव का एक भूमिहीन परिवार मेरे घर में रहता है, यानी मेरे यहाँ रोजी रोटी करता है, मेरी कृषि में सहयोग करता है। वो खेत की जुताई करता है, फसलों की बुआई करता है, बैलगाड़ी को ठीक करता है, बैल को पानी पिलाता है, बैल को सानी चारा करता है। जमीन बहुत मजबूत है। और फार्मिंग कौन सी हो रही है? जौ की, चना की, मटर की, तेल की, यानी दलहनी तिलहनी फसलों का एरिया है। तो जमीन में बीज बोना है, खेत की जुताई करके बीज बोना है, बरसात के संचित पानी में ही, संचित नमी में ही बीज बो देना है। सिंचाई की कोई ज़रूरत नहीं है, मजदूर खूब हैं, निराई गुड़ाई एक बार करनी है और फसल को काट लेना है, माड़ करके घर में ले आना है। ये थी जीरो बजट खेती। तो क्या था कि किसान को न रासायनिक उर्वरकों में व्यय करना पड़ता था, न कृषि यंत्रों में व्यय करना पड़ता था, न बिजली का बिल देना पड़ता था, न डीजल खरीदना पड़ता था।
और ये जो सेविंग थी, उसी सेविंग से गांव के एक परिवार को रोजगार मिल जाता था। एक और इशू है, उत्पादन लागत बढ़ती जा रही है। तो जैविक कृषि, प्राकृतिक कृषि क्यों करना है? बढ़ती हुई उत्पादन लागत को घटाना है। घटाना क्यों है? 40-50 साल पहले देश में एक भी किसान इसलिए आत्महत्या नहीं करता था कि साहब उसको खेती में घाटा हो गया, जबकि आज खेती में घाटा हो गया इसलिए देश के हजारों किसान प्रति वर्ष सुसाइड करते हैं। तो मित्र, जो भी मेरे बुद्धिजीवी लोग इस जैविक, रासायनिक और मैकेनाइज्ड फार्मिंग से उब चुके हैं और जैविक खेती की ओर लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, तो इस पूरे सिस्टम को समझें। नंबर 1 मैंने बताया कि जैविक कृषि, प्राकृतिक कृषि, परंपरागत कृषि, जीरो बजट, भारतीय प्राकृतिक कृषि, वैदिक कृषि, ऋषि कृषि, इन नामों में से एक नाम चुनना है सर्वसम्मति से, उस नाम को लेकर आगे बढ़ना है। और ये करना क्यों है, ये भी तय करना है। यहां पर किसानों को ब्लफ नहीं देना कि जैविक खेती का माल अधिक कीमत पर बिकेगा, क्योंकि एक चीज जान लीजिएगा, 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200, 1000 लोग देश के ये जगलरी कर सकते हैं। जब देश के 14.5 करोड़ लोग जैविक कृषि करेंगे तो उनका माल जैविक के रूप में कैसे बिकेगा? हाँ, फायदा ये होगा कि जब देश के लोग रसायन मुक्त भोजन खाएंगे तो उनकी जेब का पैसा जो अस्पतालों में जाता है वो नहीं जाएगा। इस जैविक कृषि के बारे में एक विचार और करना है। आज देश में ये भी लोगों, किसानों के सामने एक समस्या है अन्ना गायों की, अन्ना साँड़ों की। तो जैविक कृषि में एक बात मैं बार बार बोलता हूं कि जैविक कृषि का मतलब है रसायनों को कृषि से बाहर करो। अगर रसायनों को कृषि से बाहर करने सिर्फ करके हम प्राकृतिक कृषि की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये अधूरा विषय है। हमें ये ट्रैक्टर को भी आउट करना पड़ेगा। और उसके लाभ क्या होंगे? आज जो रात रात भर जाग जाग करके किसान अपने खेतों की रखवाली करता है, जरूरत ही नहीं है। अगर किसान बैल से खेती करेगा तो गाय पालेगा, फिर अन्ना गाय का कोई इशू रह ही नहीं जाता। लेकिन यहां एक मुद्दा है कि किसान गाय क्यों पालेगा। जैसे आज की तारीख में जो किसान रसायनों से खेती करता है, रासायनिक उर्वरक प्रयोग करता है, 1 हेक्टेयर का किसान है और वो यूरिया, डीएपी, पोटास खरीदता है, तो धान और गेहूं दोनों सीजन को मिला करके उसको हमारे देश की नीतियां रासायनिक उर्वरकों पर 18 से 20 हजार रुपए की सब्सिडी प्रतिवर्ष देती हैं। एक किसान ने बैल से खेती शुरू की, बैल और गाय पालता है, गोबर की खाद डालता है, रासायनिक उर्वरक नहीं लेता है, उसको क्या मिलेगा? प्रश्न यहां खड़ा होता है कि जो प्रकृति का संरक्षण करेगा, जो ग्लोबल वार्मिंग के खतरों को कम करेगा, जलवायु परिवर्तन के खतरों को कम करेगा, जो भूमि की उर्वरता को सुधारेगा, जो भूगर्भ जल को बचाएगा, उसको इनाम क्या दिया जाएगा? क्योंकि अभी पुरस्कार उनको मिलता है, जैसे कृषि यंत्रों पर भारी भरकम अनुदान है, रासायनिक उर्वरकों पर भारी भरकम अनुदान है। तो जो देश में ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है, जलवायु परिवर्तन के खतरों को बढ़ा रहा है, भूमि की उर्वरता को लूट रहा है, भूगर्भ जल को लूट रहा है, भोजन को अशुद्ध कर रहा है, उसको मैं सब्सिडी देता हूं। और जिसको मोहब्बत है कि मैं प्रकृति के वैभव को बर्बाद नहीं करूंगा, उसको नीतियां देती क्या हैं? तो नीति निर्माताओं से, वैज्ञानिकों से, अधिकारियों से ये निवेदन है कि जो देश का किसान प्रकृति के वैभव को सजाने के लिए, पानी को बचाने के लिए, भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए आगे आए, उसको हम पुरस्कार स्वरूप क्या देंगे, ये तय करना पड़ेगा।
नमस्कार।